मंडे को छुट्टी है, मंडे को छुट्टी है क्योंकि संडे का टेस्ट है आपका, मंडे टोटल ऑफ है। हाँ फिर तो छुट्टी आ ही रही है, हाँ कैंसिल कर देंगे। चलो बढ़े आगे। लड्डू बहुत जल्दी मिल रहा है, बिल्कुल। डेट मैं आपको कल तक बताऊंगा, 8 को मिलेगा, 8 या 9 वो भी मिल जाएगा। चलो जिसको अभी जल्दी खाना है वो मेरे से मिल ले, मैं उसको मिठाई की दुकान पे ले जाके खिला दूंगा भाई, ठीक है। चलो टाइम डालो, उसको पहले रे ऑप्टिक्स के मेरे 10 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। लिखें बेसिक्स। चलो मजाक से आगे बढ़ें। अब इंटरफेरेंस को पढ़ने से पहले ना, आज मैं आपको पूरा 11वीं क्लास का एक एसएचएम वेव में वेव चैप्टर होता है उसकी बातें सिखा रहा हूं, ताकि अपना ये चैप्टर अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज पूरा चलेगा बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, ताकि अपन को सारी बातें एक बार रिकॉल हो जाएं। ये बातें यहां भी काम आएंगी और 11वीं क्लास के एसएचएम वेव जब पढ़ाया जाएगा उसमें भी काम आ जाएंगी, ठीक है। तो अपन बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं पहली बार, ताकि वहां जब पढ़ेंगे तो हमारा एक बार रिवीजन और हो जाएगा। चलो तो हेड डाल लो बेसिक्स। अब मस्ती से 1.5 घंटा पढ़ लो, ताकि अपन सारे छोटी छोटी बातों को भी कवर कर लें। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेव बताओ, कच्ची पक्की याद हो तो आपको। ये होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये वेव की इक्वेशन होती है बच्चे, ये 3 चैप्टर में काम आती है, इनफैक्ट 4 जगह काम आ जाएगी। मैं आपको गिनती बताता हूं, ध्यान से सुनना, बंटी चिप्स खाना बंद कर, लगातार खाते जा रहे हैं। चलो पहला पहला एक तो काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा काम आएगा 11वीं के एसएचएम वेव में, और तीसरा काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो अपना ईएमआई एसी के बाद अंतिम चैप्टर आता है ईएमडब्ल्यू। हर जगह ये वेव की इक्वेशन अपन को याद होनी चाहिए, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब इसमें एक एक टर्म के साथ खेलो। a कौन है बच्चे? एम्पलीट्यूड, a एम्पलीट्यूड है। ओमेगा कौन है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी, ये ओमेगा हो गया। के याद करो, के का नाम है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। किसी को के का फॉर्मूला याद हो? 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा कौन है? वेवलेंथ। आज सब 11वीं क्लास की बातें बता रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स शुरू ही नहीं करूंगा, और क्योंकि जब तक फंडामेंटल समझ में नहीं आएंगे ना, आपको प्रश्न करने में आनंद ही नहीं आएगा। तो आज हेडिंग यही है, बेसिक, सारी बेसिक बातें जो जो अपने काम की है। तो एक एक टर्म के साथ खेलिए, लिखते जाइए साथ साथ। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी। टी कौन है? टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है साहब। फाई, फाई कहलाता है इनिशियल फेज। स्पीड, स्पीड ऑफ वेव याद है किसी को फॉर्मूला? स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। भाइयों 3 चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। ईएमडब्ल्यू पढ़ाएंगे तंवर सर, तब भी ये सारी बातें सिखाएंगे। एसएचएम वेव में भी आएगा, और अपने इंटरफेरेंस में तो काम आएगा ही कल से।
तो ये सारी बातें अपन को याद होनी चाहिए। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2π/λ, फाइ इनिशियल फेज, और स्पीड कैसे निकालते हैं, ओमेगा/के। लिख लीजिए। बढ़े। अब इंटरफेरेंस होता क्या है, पहले उस बात को समझिए। ये एक वेव है, मेरे पास मान लो दो स्पीकर हैं या दो बल्ब हैं। मैंने दो उदाहरण देखो अलग अलग कैसे दिए, सुनना, हर बात में फिजिक्स है। दो स्पीकर बोले, स्पीकर का मतलब साउंड वेव। दो बल्ब बोले, बल्ब मतलब लाइट, क्योंकि ये दोनों में चैप्टर में चलेगा। लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है, साउंड वेव में भी होता है। लाइट का इंटरफेरेंस मैं पढ़ा रहा हूं, साउंड वेव का आएगा एसएचएम वेव में, दोनों ही सिलेबस में, इसलिए दोनों जगह एक जैसा चलेगा कॉन्सेप्ट। तो दो स्पीकर हैं, दोनों स्पीकर से क्या निकल रही है, साउंड वेव। ये दोनों वेव यहां मिलकर क्या हुई, सुपर इम्पोज। देसी भाषा में तो बोल दिया मिल गई, अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज हुई। जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी तो क्या होगा, कुछ पॉइंट पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, कुछ पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम हो जाती है। जहां एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां मिनिमम हो जाती है उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आवाज तेज हो गई, कंस्ट्रक्टिव, आवाज धीमे हो गई, डिस्ट्रक्टिव। 2 दिन बाद 3 दिन बाद बोलूंगा, स्क्रीन पर चमकीली ब्राइट स्पॉट बन रहा है, तो आपको तुरंत सुना, अच्छा ब्राइट बन रहा है सर, उस बिंदु पे कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। डार्क स्पॉट बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव। बातों को जोड़िए, तो दो वेव जब मिलकर सुपर इम्पोज करती हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कहीं एनर्जी बढ़ जाती है, कहीं एनर्जी कम हो जाती है, एंड सच अ फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो यही लिखिए इंटरफेरेंस, जहां आपने हेडिंग डाली, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी तो कंजर्व ही है, परंतु एनर्जी का क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं बढ़ गई कहीं कम हो गई। मन में तुरंत अगला प्रश्न आता है, सर कहां बढ़ेगी सर, कौन डिसाइड करेगा सर। जैसे मैं दाल चावल खा के आया तो बढ़ जाएगी, जिस दिन सांबर बड़ा खा के आऊंगा उस दिन घट जाएगी। नहीं सर, ये तो बड़ा मजाकिया लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे खाना खाने पर कैसे निर्भर करेगा, और कोई तो बात होगी जिस पर ये निर्भर करेगा कि कहाँ एनर्जी बढ़ रही है और कहाँ एनर्जी। अब हम वो पढ़ेंगे कि सारा खेल किस पर डिपेंड कर रहा है। उत्तर है, सारा खेल डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पर। क्या होता है फेज डिफरेंस, धीरे धीरे सीखते हैं, आराम से तसल्ली से। जैसे मैं 10वीं क्लास के बच्चे को कैसे समझाता हूं वो देखना आप, वो एक बार में कैसे हाँ बढ़ सकता है। ये वेव पहली, माना इसका एम्पलीट्यूड है A1। ये दूसरी वेव, माना इसका एम्पलीट्यूड है A2, और ये दोनों क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज कर रही हैं। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम फेज में हैं। सर कैसे पता चला ये सेम फेज, ये होता क्या है सर सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है दोनों पॉइंट के हालात एक जैसे हैं, दोनों वेव एक साथ मैक्सिमम होंगी, एक साथ जीरो होंगी, एक साथ मिनिमम होंगी।
आपको ध्यान दें तो ये इक्वेशन होती है साइन की, ये भी इक्वेशन किसकी है, साइन की। आप देखिए दोनों एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम, इसे कहा जाता है बोथ आर इन सेम फेज, और वी कैन से फेज डिफरेंस कितना, जीरो। पता है जब ये दोनों वेव मिल जाएंगी तो बच्चे जो नई वेव बनेगी ना उसको देखकर खुश हो जाओगे। बताओ, इस नई वेव का एम्पलीट्यूड A1 प्लस, देखो जुड़ गया, इसका A1 इसका A2 कुल कितना हो गया, A1 प्लस A2। इसे कहेंगे कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव। कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव। बहुत छोटी छोटी बात सीखो, फॉर्मूले न्यूमेरिकल तो सब हो जाएंगे, पर एक बार दिमाग में कहानी तो समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब कच्चा पक्का कुछ ये समझ में आया, अच्छा दो वेव आ रही हैं, दो स्पीकर से वेव आ रही हैं, दो बल्ब से आ रही हैं, दोनों वेव जब मिलती हैं तो मिलने के बाद कुछ पॉइंट पर एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ पॉइंट पर एनर्जी कम हो जाती है। फिजिक्स के इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। अब कहां मैक्सिमम होगी, अब एक हल्का फल्का ये समझ में आया, अच्छा जब वेव सेम फेज में मिलेंगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अपोजिट फेज क्या होता है सर, बताता हूं आपको, देखो ये पहली वेव, ये दूसरी, थोड़ा गौर करो आपका मन खुश हो जाएगा। दोनों क्या सेम फेज में है या अपोजिट है, कैसे अपोजिट, कोशिश कर बोलने की। अभी 10वीं कक्षा पढ़ा रहा हूं, 11वीं 12वीं तो दूर है, अभी तो बिल्कुल बेसिक। आज हेडिंग डाल दी ना, इसी पे रहेंगे, कोई हवा हवाई नहीं, बिल्कुल बातें बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे। अब ये दोनों वेव कैसी हैं, अपोजिट फेज। सर अपोजिट फेज का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब एक ऊपर अपने मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा देखो अपने मिनिमा की तरफ बढ़ रहा है। पहला क्रॉस ओवर कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि ये क्रॉस ओवर कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसे कहते हैं दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस, पता है कितना है, पाई, जिसे बोलते हैं 180। मान लो गणित के रूप में बोलूं तो ये ग्राफ है साइन ओमेगा टी का, जबकि ये ग्राफ है माइनस साइन, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। मैंने आपको कहा भी था सबसे अच्छा उदाहरण विपरीत फेज का क्या है, दादी और मम्मी। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सोचो, मम्मी दादी, आप देखो हर बात पे अगर मम्मी नॉर्थ पोल है तो दादी साउथ पोल है। छोटे थे जब समझ में नहीं आती थी, जब अपन तीसरी चौथी में आ गए तब अपन को समझ में आया, यार मम्मी नानी से बात करती है क्या खिलखिला कर, एकदम चेहरे पे खुशी। यही माँ मेरी दादी से बात करती है तो भाई साहब ऐसे लगता है एकदम खिंचा खिंचा, एकदम खिंचाओ, तलवारें चल जाएं, वो तो पापा जी हैं इसलिए नहीं चल पा रही, नहीं तो भाई साहब युद्ध हो जाए। और वही मम्मी जब नानी से फोन पे बात करती है, मामा से करती है, फिर आप देखो मम्मी का चेहरा भाई साहब एकदम रिलैक्स। और वही मम्मी दादी से करती है तो भाई साहब यूं एकदम तनातनी, खटाखट चलता है मामला। तो वो पता है कौन सा फेज है, अपोजिट या सेम फेज। तो सेम फेज अपोजिट फेज की आप मीनिंग तो समझो, व्हेन बोथ आर इन सेम फेज, जैसे दोस्ती, हैप्पीनेस, रेजोनेंस, ये सेम फेज में होता है। आप किससे दोस्ती कर रहे हो, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपका सोचने का तरीका, आप जिसमें खुश होते हो उसमें आपका दोस्त भी खुश हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। एक शब्द आप बोलते हो मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मैच होना, रेजोनेंस। रेजोनेंस समझते हो आप, रेजोनेंस में यही तो मतलब होता है, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन अपोजिट फेज। अब अपोजिट फेज होगा तो बताओ ये एम्पलीट्यूड घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा। अब नेट एम्पलीट्यूड पता कितना बचेगा, A1 माइनस, बता कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो हम एक कदम आगे और बढ़े, पहला कदम रिवाइज करते हैं, दो स्पीकर से साउंड वेव आ रही है, ओके सर, दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर।
इंटरफेयर का मतलब मिलना, नहीं बोलते छोटे भाई को, बड़े भाई बहन को, यार इंटरफेयर मत किया कर मेरी बातों में यार, ठीक है, इंटरफेयर मत किया कर, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मेरा रास्ता है ना, दूर आकर ऐसे बीच बीच में घोचेबाजी मत किया कर, इंटरफेयर मत कर, दूर रह। इंटरफेयर क्या मत कर, इसका मतलब क्या है? इंटरफेयर मत कर, इसका मतलब क्या है? जब दो वेव आपस में क्या करती हैं, इंटरफेयर, जब दोनों आपस में मिल रही हैं, तो मिलने के बाद जो नई वेव बन रही है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जब दोनों वेव मिल रही थी तो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था। इफ बोथ आर इन सेम फेज तो आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया भाई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अगर अपोजिट फेज है तो डिस्ट्रक्टिव। तो बताओ इंटरफेरेंस कितने तरह का, कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ता है या घटता है? एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बोली हाँ है क्या? इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। ये बाद में जाके किसका उदाहरण बनेगा? डिस्ट्रक्टिव का। ये बाद में जाके किसका बनेगा? धीरे धीरे लिखना शुरू करिए। पहले बताइए ये वाला लिख लिया था कि बोला? ये लिखो। छोटी छोटी बातें समझो, अभी फॉर्मूले आएंगे, सवाल बनेंगे, वो सब अच्छी बात है, पर एक बेसिक समझ में आए। तो कोई हमसे पूछे इंटरफेरेंस, हम आधा घंटा उस पर बोल तो सकें। नहीं तो इंटरफेरेंस 5 फॉर्मूले बोल दिए, ले 5 फॉर्मूले। अरे 5 फॉर्मूले करोगे क्या? तो ये बोलना आना चाहिए, उस पर डिबेट आनी चाहिए कि अपन छोटी छोटी बातें अपन समझा सकें। इंटरफेरेंस में दो वेव आ रही हैं, दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, सुपर इम्पोज होकर एक नई वेव बन रही है। नई वेव इस बात पे डिपेंड करेगी कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। यहां जो नई वेव बनेगी वो बनेगी A1 माइनस A2। ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, डिपेंडिंग कि बड़ा कौन है, A1 बड़ा है या A2 बड़ा है। नीचे भी बन सकती थी, कोई जरूरी नहीं ऊपर ही बने, डिपेंडिंग बड़ा कौन है। करूं के नेक्स्ट? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वाले बच्चे सही कह रहे हैं। वेव की इक्वेशन में के एक्स आता है अभिषेक, पर जो एसएचएम होता है ना तो किसी पार्टिकल का होता है। तो एसएचएम की इक्वेशन में आता है केवल y बराबर a साइन ओमेगा टी। पार्टिकल एसएचएम और वेव की इक्वेशन में अंतर है। पार्टिकल तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है ऊपर नीचे, वेव क्या है? वो असंख्य पार्टिकल की इक्वेशन है। बढ़ू आगे? तो सेम फेज अपोजिट फेज का थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में इनपुट आया। ले चलो। तो ये तो हुआ साहब फेज डिफरेंस क्या होता है। अच्छा फेज डिफरेंस जरूर नहीं है 0 और 180 हो, कुछ भी हो सकता है भाई, 90 भी हो सकता है। याद है 90 कब होगा बताओ? एक साइन की वेव और एक कॉस की वेव हो तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 90। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 0 180 होता है। 0 180 तो क्या, एक जल्दी 10वीं क्लास के बच्चे को समझ में आता है इसलिए आपको बताया। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा 0 और 180 होगा। 90
45, 135, 150 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। एक टर्म आती है अब बच्चे, पाथ डिफरेंस। अब भाई साहब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है? एक एक टर्म समझा रहा हूं आज। आज सिर्फ 11वीं पढ़ा रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स कल शुरू करूंगा। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, पाथ डिफरेंस। राम भागा 10 मीटर, श्याम भागा 20 मीटर। बताओ पाथ डिफरेंस, बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। इतना आसान समझे सर। पाथ का डिफरेंस, राम 10 श्याम 15, पाथ डिफरेंस 5, सीधा। अब इसको थोड़ा न्यूमेरिकल से बताता हूं, आपको फील आएगी। एक स्पीकर, 2011 का सवाल, साउंड वेव्स का। पॉइंट पी पर पहले से वेव जा रही है, पॉइंट पी पर ही दूसरे से वेव जा रही है। आपको बोलना आना चाहिए, अब थोड़ा शब्द बोलो अच्छे फिजिक्स वाले, तो और फील आएगी। दो स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, दोनों से क्या निकल रही है? साउंड वेव। बिंदु पी पर क्या हो रहा है? बोलो, इंटरफेरेंस। दोनों वेव क्या कर रही हैं? सुपर इम्पोज कर रही हैं। बोलो क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या दोनों वेव बराबर चल रही हैं? एक कम चल रही है और एक, बताओ S1 वाली वेव कितना चली? 3। S2 वाली, ये 3 ये 4, तो ये 5। अब मैं आपसे पूछता, बताओ बच्चों, पाथ डिफरेंस क्या? पाथ डिफरेंस क्या? तो बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, पाथ डिफरेंस 2 मीटर। तो पाथ डिफरेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ही आसान है। एक चला 10, एक चला 13, तो पाथ डिफरेंस 3, बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। अब मैं इसको यंग डबल स्लिट में ले चलता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे ये पढ़ाना है आपको। थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो याद करो। एक गत्ते का टुकड़ा, उसमें 2 छेद, जिसे बोलते हैं स्लिट। ये स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर ओ। S1 से प्रकाश आया, O पे पहुंचा, S2 से प्रकाश आया, O पे पहुंचा। बताओ O पर क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। दोनों वेव जाके वहां सुपर इम्पोज हो रही हैं। बताओ किसका रास्ता ज्यादा, S1 या S2? अरे यहां तो दोनों का रास्ता सेम है, इसका मतलब यहां पाथ डिफरेंस 0। क्या कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो टर्म के साथ खेलो। पहले क्या सीखा? फेज डिफरेंस। अब क्या सीखा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो कितना आसान है। स्पीकर 1 की वेव चली 3, स्पीकर 2 की वेव चली 5, तो पाथ डिफरेंस, बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। बोलो हाँ है क्या? लिख लो, लिखते चलो। आज कुछ मत पढ़ो, आज अपने बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि अपने चैप्टर समझ में आने लग जाए। सही है।
चैप्टर आसान है, 6 लेक्चर में बहुत अच्छे से हो जाता है। 2 प्रश्न आते हैं, सिर्फ इंटरफेरेंस ही पढ़ने का है, डिफ्रैक्शन 1 दिन का है। डिफ्रैक्शन में से जो कठिन हिस्सा था वो डिलीट भी हो गया है, रिजॉल्विंग पावर। तो डिफ्रैक्शन 1 दिन का, पोलराइजेशन 1 दिन का, 2 ही लॉ हैं, ब्रिस्टल लॉ, मेलस लॉ। मेन फोकस ही किस पे करना है, इंटरफेरेंस। इसके अंदर भी एक ही एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसके साथ खासियत क्या है, पिछले 15 साल से हर साल उस पर क्वेश्चन आ रहा है। तो अपन को तो बहुत ईमानदारी से तमीज के साथ YDSE पढ़ना है। बोलिए, क्लियर है बात? चलो सर, तो पार्ट डिफरेंस की फीलिंग आ गई, फेज डिफरेंस की फीलिंग आ गई। अब हम पढ़ते हैं दोनों के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। relation between phase difference and path difference। फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से और पाथ डिफरेंस को करते हैं डेल्टा एक्स से। रिलेशन मत पढ़ो, 2 मिनट रेस्ट ले लो, पहले रिकॉल कर लो। हाँ, पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस तो कितना सरल एग्जांपल, राम चला 10, श्याम चला 12, पाथ डिफरेंस 2। ठीक है सर, पाथ डिफरेंस क्लियर, अलग करो। सर फेज डिफरेंस क्या होता है? जब 2 वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, मान लो दोनों साइन वेव हैं, साइन साइन वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक जैसा फेज है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। एक साइन है और एक माइनस साइन है, तो 180। तो ये क्या फीलिंग है? फेज डिफरेंस। अब मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में क्या निकालना? रिलेशन। किसी को याद हो लास्ट ईयर का, 11वीं का, डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कुछ लोग ऐसा याद करते हैं, कुछ की कॉपी में ऐसा होता है 2 पाई को नीचे भेज देते हैं कहीं। तो डेल्टा फाई बाय 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। और यहीं से टाइम डिफरेंस भी कहीं याद कर लेते हैं, डेल्टा टी बाय टी। दोनों ही सही है, जो आपको याद है वो देख लीजिए। इसमें एक एक टर्म के साथ खेलिए। इसका मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा कहां से आया, ताकि आपकी फीलिंग और अच्छी आए। फॉर्मूला याद है, करना ही है। डेल्टा फाइव, डर हटाइए, उनका नाम लिखिए, फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। अब देखना, रिलेशन बताता हूँ चुटकियों में, आपको और मजबूती से समझ में आएगा। अच्छा यार, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्या? और अगर समझ में आ जाएगा ना, तो ये रिलेशन भी नहीं रटना पड़ेगा, ऐसे ही मौखिक सवाल भी कर लोगे। बढ़े, चलो। अब ये कहां से आ गया सर, थोड़ा सा इसके पीछे की हिस्ट्री बता दो। हिस्ट्री बता देता हूं। ये वेव है साहब। कभी आपने सुना एक शब्द होता है वेव लेंथ, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा से। क्या होता है वेव लेंथ? वेव लेंथ, सरल सरल परिभाषा बताता हूं आपको, पुरानी 10वीं क्लास पढ़ा रहा हूं आज। पहली सरल परिभाषा, वेव की लंबाई। यहां से वेव स्टार्ट हुई, यहां खत्म हुई। और याद हो तो अच्छी बताऊं, इस वेव को यहां से रिपीट कर रही है, ये रिपीट, याद आ रहा हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट की बीच की दूरी लैम्डा, 2 कॉन्जिक्यूटिव
ट्रफ के बीच की दूरी भी लैम्डा। और बताता हूं तीसरी परिभाषा, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जो एक ही फेज में हो, एक ही फेज में हो, जो हालात इस ट्रफ क्रस्ट वाले पॉइंट की है वही हालात इसकी है। अगले क्षण जो ये काम करेगा वही काम वो पार्टिकल भी करेगा। तो दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, लैम्डा। क्या होगी, लैम्डा। सोचिए यहां से यहां आने में क्या एक पूरा चक्कर हो गया, पूरा चक्कर बचपन से याद है, 2 पाई। 2 पाई चक्कर में कितना लंबाई चली, लैम्डा। 2 पाई चक्कर में कितनी लंबाई, तो बताओ यूनिट रेडियन में कितना, λ/2 पाई। कोई दो पॉइंट जिनके बीच में दूरी है डेल्टा एक्स, तो बताओ फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, λ/, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, हाँ वापस देख लें, वही बिल्कुल सही चल रहा है। 2 पाई, दो पॉइंट जो जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई, उनके बीच में दूरी बताइए, लैम्डा। यूनिट में कितना आएगा, λ/2 पाई। और जो डेल्टा एक्स दूरी पर है उनके बीच में फेज डिफरेंस, λ/2 पाई इंटू डेल्टा। क्या बात सही है क्या, बताइए डेल्टा फाई का फॉर्मूला कितना आ गया, इधर भेज दीजिए, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा। ये देखिए, पर कोई जरूरत नहीं है आपको डेरिवेशन रटने की, आप सीधा बस इतना सा याद कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। कुछ भी मत करिए, लैम्डा दूरी पर जो दो पॉइंट होते हैं, लैम्डा दूरी पे जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई। अब इससे देखना कमाल क्या होगा, वो देखना, लैम्डा दूरी पर कितना है, 2 पाई। तो कोई दो पॉइंट हैं जो λ/3 दूरी पर हैं, तो बताओ उनके बीच में फेज डिफरेंस, सीधा यूनिटरी मेथड, 2 पाई/3, खत्म। यही बच्चा जो फॉर्मूले से करता, देखो उसने कितना ज्यादा समय लिया, पहले फॉर्मूला लिखेगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, कहेगा हाँ आशीष सर कितना है फार डिफरेंस, मैं कहूंगा λ/3, λ/3 रखेगा, 2 पाई/λ, λ/3, कितना आंसर, 2 पाई/3। इतने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मौखिक करना चाहो, बोलो लैम्डा में कितना, 2 पाई, तो λ/3 में सीधा 2 पाई/3। बोली हाँ है क्या, तो कनेक्ट करिए, पहले एक एकदम समझिए। पार्ट डिफरेंस, पांचवी और बता रहा हूं, पार्ट डिफरेंस, राम 10 श्याम 12, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्लियर, उसका सिंबल बोलो डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस बोलो, फेज डिफरेंस 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या कहलाते हैं, फेज डिफरेंस। और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन। बोलो हाँ है क्या, नोट करो धमाधम। घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं, क्यों, सही, पक्का ऑर्गेनिक ही करेगा ना, और तो कुछ। पढ़ूं क्या,
तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। बढ़ो आगे, चलो अब और सीखें। ये दो सोर्स हैं साहब। सोर्स क्या है सर, ये भी शब्द समझो। सोर्स लाइट का सोर्स हो सकता है, दो बल्ब हैं, दो स्पीकर हैं, जहां से क्या आ रही है, वेव्स। इट मे बी साउंड वेव, इट मे बी लाइट वेव। सभी वेव्स क्या शो करती हैं, इंटरफेरेंस। चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूनल हो, सभी वेव्स क्या शो करती हैं, इंटरफेरेंस। अब सुनते जाओ। ये पहली वेव आई, ये आशीष सर दूसरी वेव आई। दोनों वेव यहां पर क्या हुई, सुपर इम्पोज हुई। सुपर इम्पोज होने के बाद जो नई वेव बनी, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कई बच्चों को याद होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। याद करिए, वैसा ही आंसर है जैसा वेक्टर का होता था। पर एक एक टर्म को बोलो। a1 क्या है, a1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, a2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कहानी दिमाग में बैठाओ, तब मजा है। अच्छा हाँ, पहली वेव आने दो a1, दूसरी वेव आने दो a2। जब ये दोनों मिलकर जो नई वेव बनाएंगी, जैसे दो फोर्स हैं, इसको फोर्स से समझो। एक फोर्स 3 न्यूटन, एक फोर्स 5 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। इट डिपेंड, इनके बीच में एंगल क्या है। कैसी बात कर रहे हो यार, 3 न्यूटन 5 न्यूटन का रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है। मिनिमम होगा 2 और मैक्सिमम होगा 8। वेक्टर, एआरजी सर जिंदाबाद। टॉप मोस्ट मैकेनिक्स नंबर 1, मैक्सिमम 8, मिनिमम। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। किस बात पर डिपेंड करेगा, एंगल पर। अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो ऐड हो जाएंगे, 90 डिग्री होगा तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 180 होगा तो घट जाएंगे। क्लास छोड़ दूं क्या, पक्का। तो दो बल का रिजल्टेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में एंगल। उसी प्रकार अब वाक्य बोलिए, जब दो वेव सुपर इम्पोज होंगी और मिलकर जो नई वेव बनाएंगी, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड इस बात पे निर्भर करेगा कि दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। ये देखिए, जितना एक एक टर्म को समझोगे प्रश्न करने में उतना ही आनंद आएगा। मैं सीधा फॉर्मूला भी लिखा सकता था, पर आप देखिए 40-50 मिनट हो गए। मैं एक बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप जब सवाल करो ना, आपको एक एक सवाल की फीलिंग आए। अब बताओ A1 कौन, बोलो A1, लिखते चलो। एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। फाई क्या है, फाई फेज डिफरेंस। भाई कभी कभार वो फेज डिफरेंस नहीं देता, पार्ट डिफरेंस दे देता है। तो क्या फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, अभी तो बताया था 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये तो है एम्पलीट्यूड। कभी कभार इंटेंसिटी पूछता है, आपको याद है इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आई रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos फाइव। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करिए तभी मजा है। I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, फाई फेज डिफरेंस।
between waves. इसको डिराइव भी किया सकता है, सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, नीचे आंसर आ जाएगा एक बार में। बस ध्यान रखिए ऊपर एम्पलीट्यूड है और नीचे कौन है, इंटेंसिटी। अब बताओ वही बात चालू हुई थी कि मैं दाल चावल खाकर आऊं या सांबर बड़ा, किससे फर्क पड़ेगा, या खिचड़ी खा के आए। उत्तर है किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इस बात पे फर्क पड़ेगा कि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है। यहीं से अब परिभाषित होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। और आपको परिभाषा याद है तो मैं जोड़ देता हूं, मैं आपको और बता देता हूं। अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तब कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। और जब फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल। अब इन बातों को समझो, फेज डिफरेंस किसका है, आपका और मेरा है क्या, ना ना, जो दो वेव क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज। इन बातों को समझोगे तब है ना। ये चित्र क्या कह रहा है, इनको बोल, ओपन अप हो, मुंह खोल। दो बल्ब, दोनों बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश लाइट वेव किसी बिंदु पे जाके सुपर इम्पोज हो रही है। कल यही बात स्क्रीन पे जाके कहीं ब्राइट स्पॉट बनेगा, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट फ्रिंज, कहीं डार्क। आज झंडा गाड़ दो, जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जनाब जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी संभालिएगा, जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जहां डार्क स्पॉट बनेंगे, जहां डार्क स्पॉट बनेंगे वहां कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, मिनिमा आता है, इसलिए वहां डार्क फ्रिंज बनती है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है। आइए लिखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। पहला लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, व्हेन फेज डिफरेंस इज even multiple of pi। even multiple मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई। व्हेन फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल हो पाई हो, इस समय एम्पलीट्यूड क्या होगा, आर का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। कॉस चाहे 0 हो, चाहे कॉस 2 पाई हो, कॉस 4 पाई हो, इन सब में कॉस की वैल्यू हमेशा 1, 1 रखेंगे। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस की वैल्यू 1, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बन गया a1 प्लस a2। और शायद यही हमने 10वीं वाले बच्चे को भी बताया था, याद करो। कंस्ट्रक्टिव के समय एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, a1 प्लस।
बोलिए, क्लियर है? इंटेंसिटी का क्या होगा? इंटेंसिटी आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई। कॉस की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। सोचिए अगर कॉस के लिए 1 होगी तो ये बनेगा होल स्क्वायर √I1 प्लस √I2। ये सब याद होने चाहिए, तब क्वेश्चंस करने मजा आएगा। ये फायदा है, ये 11वीं क्लास में भी जब एसएचएम वेव पढ़ाया जाएगा, ये सब वहां के हैं। अभी मैंने 12वीं का वेव ऑप्टिक्स शुरू ही नहीं किया, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपका एसएचएम वेव नहीं हुआ। अगर जिस फेज में एसएचएम वेव हो जाता है फिर हम ये वाली स्लाइड नहीं पढ़ाते, सीधा वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, क्योंकि ये बातें वहां लिख चुके होते हैं। अपने नहीं हुआ है इसलिए अपन एक लेक्चर बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको आगे की बातें समझ में आए। फिर पूछा जाता है पाथ डिफरेंस बताओ, डेल्टा एक्स। तो कैसे निकालें? डेल्टा फाई होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस कितना था? 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कटा, पाथ डिफरेंस कितना आया? n लैम्डा। अब मैं यहाँ रुक रहा हूं, आप एक बार लिख लें और एक बार और सुन लें कि भाई ये सब याद होना चाहिए। फेज डिफरेंस E1 मल्टीपल ऑफ पाई, एम्पलीट्यूड बिकम्स A1 प्लस A2, इंटेंसिटी बिकम √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, 5 मिनट अपन रुक कर थोड़ा दिमाग में इन बातों को सेटल होने दीजिए। भले ही मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, परीक्षा में तो हाईलाइटेड वाली बातें सीधी अपन को आनी चाहिए। सर ये यहां से ये कैसे आ गया सर? आया ना, देख कॉस की वैल्यू हमेशा क्या दे रही है? 1। ये कॉस के लिए 1 हो गई। अब इसको ध्यान से सोच, ये किसका होल स्क्वायर है? √I1 प्लस √I2 का। कोशिश करो। ए स्क्वायर यस सर, बी स्क्वायर यस सर, प्लस 2ab। इसी को ऐसे लिख दिए। नहीं आ पा रहा? कहानी का बेस समझ में आ रहा है? दो स्पीकर से साउंड वेव आ रही है, दिमाग के बैकग्राउंड में सोचो। दो बल्ब से प्रकाश आ रहा है, दोनों वेव आपस में जाके क्या कर रही हैं? सुपर इम्पोज। कहीं मैक्सिमम बनेगा और कहीं मैक्सिमम मिनिमम। मेरे दाल चावल और राजमा चावल पे डिपेंड किस पे करेगा? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने इंटरफेरेंस को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कब होगा? पहली शर्त पर। पहली शर्त पढ़ो, जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल। आशीष सर इवन मल्टीपल का मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। जब जब ये होगा तब तब कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। अब खुद मन में सोचो, ये तो कंस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब पाई का ऑड मल्टीपल हो। सोचो यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है तो वहां मिनिमम होगा, यहां इंटेंसिटी मैक्स हो रही है तो वहां उस इंटरफेरेंस को क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं आ रही बात समझ? लिखाऊं? लिखो, लाइन चेंज करो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
destructive interference. बोले? चलो लिखते जाओ साथ साथ। पहली शर्त बताओ, फेज डिफरेंस पाई का कैसा मल्टीपल? और सर ये क्या लिख दिया डरावना सा? ये डरावना नहीं है, ये कहलाता है जनरल फॉर्म। अब ऐसे पाई 3 पाई बोलते होते तो पूरा दिन निकल जाएगा। पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 13 पाई 15 पाई। सर फ्री बैठा हूँ, बोलता रहो। हाँ बोलता रहे। 17 पाई 19 पाई 21 23। ऐसा तो पूरा दिन निकाल देगा भाई। ये जनरल है। 2n+1 पाई। अब इच्छा रख n0। सोचो n0 1 पाई, n1 2+1 3 पाई, n2 2 2+4+5 5 पाई। इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? जनरल। बोलो बात क्लियर हुई? किसकी शर्त है बताओ ये? डेस्ट्रक्टिव की। तो डेस्ट्रक्टिव की शर्त याद कर लो। पाई का कैसा मल्टीपल? बंटे पाई का और मल्टीपल तो क्या कहा जाएगा? डेस्ट्रक्टिव। अब अगर जब हम इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूं, बताइए आर मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम? कितना? A1 माइनस A2। आई मिनिमम या मैक्सिमम? कितनी? √I1। ध्यान देना रूट अलग अलग है। कई बच्चे पूरा एक रूट लिख देते हैं, अलग अलग लिख रहा हूं। और डेल्टा एक्स का क्या होगा ये नहीं रख सकते तो फॉर्मूला लगा के निकाल लो। 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई रख दो। ये चारों पॉइंट मुक्त जबानी याद होने चाहिए, तभी मजा है कंस्ट्रक्टिव के और डिस्ट्रक्टिव के। बोलो कुछ कुछ बेसिक समझ में आ रहे हैं? कहानी डेवलप हो रही है। दो वेव आई, सुपर इम्पोज हुई, कंस्ट्रक्टिव हुआ और डिस्ट्रक्टिव। अब 2-3 सवाल करके देखो ताकि जो हमने पढ़ा 1 घंटे में उसके नीट में कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। आगे बराबर आ गए क्या? लिखिए पहला प्रश्न। टू वेव्स having same intensity I naught superimpose each other and path difference between waves is λ/3. Then find out
अब सोचो, जल्दबाजी मत करो, पहले क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है? कितना बढ़िया, दो वेव हैं, ठीक है साहब, सुपर इम्पोज कर रही है, बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट डेंसिटी बताओ, ठीक बात है। तो पहले रिजल्टेंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस। पहले रिजल्टेंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब बातें करो, सॉल्यूशन मत छापो, सोचो रिजल्टेंट डेंसिटी क्या क्या चाहिए, I1 I2, कह रहा दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो I1 भी I0 I2 भी। हाथ फंस गया फाइव पर, फाइव फेज डिफरेंस नहीं दे रखा, भाई ने क्या दिया है, पाथ डिफरेंस। क्या पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो? निकाल लो। कैसे? डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, लैम्डा/3, 2 पाई बाय 3, बोले तो 120, 120, खत्म। I1 I0 I2 I0 2 रूट I0 कॉस फाइव 120, कॉस 120 माइनस आधा, माइनस आधा, तो कितना हो गया, 2I0 प्लस 2I0 कॉस 120 माइनस आधा, 2 से 2, 2I0 माइनस I0, I0। बोलो, एक और करके देखेंगे, चलो। चलो एक और करो, इसी का बी पार्ट। इफ द पाथ डिफरेंस between waves is λ/4, सोचो, पहले क्या निकाल लो, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, पहले डेल्टा फाइव निकालो, बोलो क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, λ/4, पाई बाय 2, 90। अब आई का फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो I1 भी I0 है, I2 भी I0 है, कॉस 90 0। अब यही प्रश्न बगैर पेन चलाए कैसे कर सकते हैं, वो आपको सिखाता हूँ।
यहाँ तो आपने पहले ये किया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर इतना सॉल्व किया बगैर पेन चलाए, मौखिक, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि ऑप्टिक्स का हर सवाल एक या दो लाइन में सॉल्व होना चाहिए। पूरी रे ऑप्टिक्स मैंने आपको इसी अंदाज में पढ़ाई, कोई प्रश्न 2 स्टेप से ज्यादा नहीं जा रहा, कोई भी। तो यही प्रश्न जो एक पेज का किताबी सॉल्यूशन है, इसको मौखिक कैसे कर सकते हैं वो सुनना। थोड़ा सा जादू है, थोड़ा लगेगा, पर 2-3 बार यूज करोगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। देखते हैं यही प्रश्न छोटे अंदाज में कैसे किया जाए। देखना 2 से 3 बार बोलूंगा, जब आपको समझ में आ जाए तब आप मेरा साथ दीजिएगा, नहीं तो 3 से 4 बार सुनते रहिएगा। देखिए पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/4। मुझे पता है लैम्डा में होता है 2 पाई, तो λ/4 में 2 पाई/4 बोले तो पाई/2, बोले तो 90। अनुराग सर को याद करता हूं, दो एम्पलीट्यूड अगर 90 डिग्री पर हो, दो बल अगर 90 डिग्री पर हो, तो रिजल्टेंट बताओ, √2f। दो एम्पलीट्यूड अगर 90 डिग्री पर हैं तो बताओ रिजल्टेंट, √2a0। पर मुझसे तो इंटेंसिटी पूछा है, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2i। सब हट गया, ना ये फॉर्मूला ना ये फॉर्मूला, सब हट गया। वापस बताता हूं एक बार, फिर गौर करना, अब थोड़ा और फास्ट मजा आएगा। दोनों के बीच में है λ/3। मैंने कैसे समझा है, लैम्डा पे होता है 2 पाई, λ/3 2 पाई/3 120। याद करिए, खूब आपको वेक्टर में याद कराया था, अगर दो बल बराबर 120 डिग्री पे होते हैं तो उत्तर भी वही होता है। याद है कभी किया है, 10 न्यूटन 120 पर हो तो 10 ही होता है। तो ए नॉट 120 पर है तो A0 ही रिजल्टेंट आएगा, और इंटेंसिटी I0 आएगी। ये सब स्टेप बच गए। अब तीसरी बार समझा रहा हूं, मौखिक फिर समझिएगा, सब थोड़ा धीरे धीरे समझा दो, चलो समझो। बताओ पाथ डिफरेंस कितना, λ/4। मौखिक सोचिए, लैम्डा में कितना 2 पाई, तो λ/4 2 पाई/4 मतलब पाई/2 मतलब 90। दो 90 डिग्री पर होते हैं, अगर दो वेव के एम्पलीट्यूड 90 डिग्री पर हैं तो उत्तर √2f, √2a0। और मुझसे इंटेंसिटी पूछी है, इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, इंटेंसिटी आ गई सीधी। सारे फॉर्मूले आपने स्किप कर दिए। जब आप इसको 6-7 बार यूज कर लोगे ना, तो आपको यही अच्छा लगेगा, यार ये सोचना और जबरदस्त है, अपना समय कितना बचेगा। बाकी किताबी तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, मॉड्यूल में एनसीईआरटी में इसी तरह से सॉल्व है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। लिखना है क्या, अभी तो खुद ही सोच सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़े और देखते हैं, कई बार ऐसे सवाल आते हैं, I1/I2 दे रखा है 36/25, और आपको कहा है Imax/Imin निकालिए।
ऑप्टिक्स की है थ्री। करूं तो बहुत आसान। क्या पूछा है वही फॉर्मूला सोचो ना। मुझसे क्या पूछा है बेटा बता। आई मैक्स बाय आई मिन। तो तू खुद सोचना। पहले तुझे आई मैक्स का और आई मिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई मैक्स पन्ना पलट, याद किया था ना अभी। आई मैक्स बटे आई मिन पूछा है। आई मैक्स याद करो, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल। अब बताओ आई वन कितना 36, आई टू 25। रेशियो है वो कट जाएगा, सीधा लिख सकते हैं आई वन 36 आई टू 25 लिख दो। आई वन 36 आई टू 25। आई वन 36 आई टू 25। 36 का 6, 25 का 5, 36 का 6, 6 और 5 11, 121 बटा 1। प्योर मैथ्स है। फॉर्मूले फिजिक्स का एक याद करते ही सिर्फ मैथमेटिक्स है। उल्टा भी बन सकता है, आई मैक्स बाय आई मिन दे दे और क्या पूछ ले, आई वन बाय आई टू। ये भी करके दिखते। बढ़ू, उल्टा देखो। मैंने दे दिया आई मैक्स बाय आई मिन 49/25 और मैंने आपसे पूछ लिया रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। यार आई बी और ए पूछ लिया, मत परेशान हो। आप तो आई से आई निकाल लो, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे निकालो सोचो। आई मैक्स का फॉर्मूला पता है, बोलो। रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। आई मिन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। 49/25। अब बताओ क्या मन कर रहा है, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू, 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ मैथ्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5√I1, 5√I2, 7√I1, 7√I2। I1 एक तरफ ले जाओ तो I2 एक तरफ ले जाओ। 5√I2 ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 और 7 12, 7 में से 5 गया 2। √I1 बटे √I2, 12/2 6। उल्टा सीधा दोनों बन सकता है। I1/I2 देखकर आई मैक्स पूछ ले, आई मैक्स देखकर I1/I2 पूछ ले। पर सर ये तो पूछा ही नहीं था। कोई बात नहीं, नहीं पूछा था तो पूछा क्या वो बता दे। एम्पलीट्यूड पूछा था,
हम जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। I1/2। अब बहुत तरीके हैं, ये तो सबसे बेसिक तरीका जब बच्चा पहली बार करता है। अब मैं आपको 2-3 तरीके सोच के और बताता हूं कि जब आप 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में भी वो चलने लगेगा। ये तो सबसे बेसिक लेवल 1 के देख, ये एक प्लान तरीके से ऐसे हल किया जाता है। जब दिमाग चलने लग जाता है तो और दिमाग कैसे कैसे सोचता है वो बताता हूं। करूं? चलो अब सुनना। जैसे मैंने दिमाग में ये समझ लिया, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का क्या होती है? स्क्वायर। या फिर रूट आई किसके बराबर होता है? एम्पलीट्यूड। ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, वापिस बैठा लेता हूं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलती है? उल्टा। इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो क्या मिल जाता है? कौन सा सही है, ऊपर या नीचे? दोनों सही है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे आई मैक्स बटे आई मिन दे रखा है। कितना दे रखा था? 49/25। मैंने क्या सोचा, इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लूं। इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लूं, ले लो स्क्वायर रूट लो। बोलो 49 का 7, 25 का 5। इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट में क्या मिलता है? एम्पलीट्यूड। तो आई का क्या मिल जाएगा? आर। आर कैसा मिलेगा? मैक्स। और आर मिन। आर मैक्स क्या होता है? A1 प्लस आर मिन। 5A1 प्लस 5A2, 7A1 माइनस 7A2। A1 उधर गया, 2A1 इधर आया, 12A2। A1/A2 6/1। जो स्टेप इतने बड़े थे ये सब कट गए। मैं नहीं मान रहा कि एक बार में आप ऐसा सोचो, वो भी तरीका सोचो। जब 4-5 बार रिवाइज करोगे तो ये भी चमकने लगेगा कि यार इंटेंसिटी से मैं सीधा ही क्या निकाल लूं पहले? एम्पलीट्यूड। क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड का तो रेशियो पूछा है, तो पहले मैं इंटेंसिटी निकाल लूं, फिर उसका स्क्वायर करूं, फिर स्क्वायर रूट लूं। इतने लंबे जंजाल में कौन फंसेगा? सीधा ही आ रहा है ना आंसर। ये रिवीजन कमाल करता है। 4-4 बार 5-5 बार जब कॉपी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तब दिमाग और तरीके सोचने लग जाता है। क्या यार, ये एक भी तरीका तो किया जा सकता है। यहाँ तो एक मेथड से नहीं होता, आप हर सवाल के 2-2 3-3 मेथड बताते हो। देख ये ऐसे हो जाएगा, ये जादू से हो जाएगा, ये एक लाइन से हो जाएगा। यहाँ तो एक से हो जाए तो ही गनीमत है, हैं? कैसी ये मतलब विडम्बना है। यहाँ तो सवाल हल नहीं हो रहे, आप हमारे मजे और लेते हो। देख एक मेथड, देख ये दूसरा मेथड, ये बगैर पेन चलाए वाला मेथड, ये जादू मेथड। परीक्षा में एक से हो जाए वही बहुत है हमारे लिए। अगला कराऊं?
लास्ट क्वेश्चन आज का। I1 बाय I2 दे रखा है n/1 और पूछा है Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin। क्या करें यार, ये तो बहुत उठ पटांग सा एक्सप्रेशन पूछा है, तो अपन क्या करें, ईमानदारी से बताओ। सर पहले आई मैक्स निकाल लेते हैं, आई मिन निकाल लेते हैं, और आई मैक्स आई मिन को फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ है क्या? चलो स्टेप 1, पहले आई मैक्स। हाँ भाइयों, आई मैक्स का फॉर्मूला चल रहा हो बेटा, आई मैक्स का फॉर्मूला चल रहा हो, √I1 प्लस √I2 का I1 n I2 1, I1 n I2 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आई मैक्स आ गया। अब आई मिन, वेव ऑप्टिक्स शुरू नहीं करी आज तो, एक लेक्चर सिर्फ 11वीं क्लास पे दिया है, कहाँ गया वो? चैप्टर शुरू नहीं करा कि भाई अगर सीधा चैप्टर शुरू कर देते अस्थमा और बढ़ जाता, तो अस्थमा सही रहे, सांस भरे ना, इसलिए अपन ने आज पूरा दिन समर्पित कर दिया 11वीं क्लास के बेसिक पर, कि भैया ये सारी बातें पता होंगी ना, तो फिर वेव ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, कहीं सवाल में फंसोगे नहीं। मजे की बात है, ये सब एसएचएम वेव में भी वापस पढ़ाया जाएगा, तो वहां अपने जब रिवीजन होगा तो ये बातें फिर से अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी। चलो I1 n I2 1, ये आई मिन आ गया। अब आई मैक्स और आई मिन पुट कर दो। टोटल मैथ्स के सवाल हैं ये, 5 सवाल मैंने आपको बता दिए, सिर्फ मैथ्स लगानी है। आई मैक्स n+1 प्लस 2√n, आई मिन n+1 माइनस 2√n, आई मैक्स n+1 प्लस 2√n, आई मिन कौन है रे? चलो कुछ कट रहा है क्या? ब्रैकेट खोल दूं माइनस से, तो n+1 प्लस 2√n, ब्रैकेट खोल दो, बोलो क्या आएगा? -n, और बोलो कम ऑन, -1 माइनस माइनस प्लस, नीचे कट रहा है क्या कुछ? 2√n से 2 n+n 2n, 1+1 2, ऊपर n1 कट गया, 2√n प्लस 2√n, नीचे 2 कॉमन। सही है साहब। कल शुरू करेंगे हाइगन वेव थ्योरी, हाइगन वेव थ्योरी कल पढ़ाऊंगा पूरा, और कल से शुरू ही करूंगा। मेन टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग। चलिए सर।